गुड इवनिंग बच्चों, जितने बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं सभी को। अभी हिस्ट्री की क्लास आप लोगों की खत्म हुई है और इकोनॉमिक्स की शुरू होने जा रही है। भूमि सुधार के बारे में कल आप लोगों को अ, मैं यहाँ चैट में देख रही हूँ, कल भी मैंने देखा था। बहुत सारे बच्चे पीडीएफ के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि मैम पीडीएफ डाल दीजिए। मुझे समझ नहीं आया है क्योंकि मैं किसी तरह का कोई पीडीएफ मुझे नहीं लगता है कि मतलब किस तरह का पीडीएफ ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि हम लोग मैंने जो जितना अपना लेक्चर है वो सारा पीपीटी पे तैयार किया है और पीपीटी में पॉइंट्स में डालती हूँ, उन पॉइंट्स को मैं नरेट करती हूँ, पॉइंट्स में कोशिश करती हूँ कि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहे। और जैसा मुझे कहा गया था कि जो हमारी इसमें बच्चे जुड़े हुए हैं, मैक्सिमम बच्चे लगभग 70 to 80% बच्चे जो हैं वो हिंदी मीडियम के हैं। तो टर्म्स इंग्लिश में यूज़ किए जाएँ, लेकिन नरेशन जो है वो हिंदी में ही हो। तो हम फिलहाल उन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं। पीडीएफ एज सच कोई ऐसा पीडीएफ मैंने नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है मैं तो डिफरेंट बुक्स के जो नोट्स हैं, डिफरेंट जो प्रिस्क्राइब्ड जो भी आपको जो आपकी किताबें हैं, उन्हीं सब से मैं पीपीटी अपनी बनाती हूँ, जिनमें मैं पॉइंट्स डालती हूँ और उसका नरेशन तो मैं खुद करती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं किस तरह का आपको पीडीएफ मैं प्रोवाइड कराऊँ। पीपीटी हाँ, मैं बिल्कुल शेयर कर सकती हूँ, पीपीटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पीपीटी तो आपके सामने आपके वीडियो पे चलती रहती है। आप चाहें तो वहाँ से जो पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर सकते हैं। और फिर भी अगर पीपीटी की ज़रूरत है तो मैं ग्रुप में डाल दूँगी, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें मैं डाल दूँगी। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं उनको भी मैं शेयर कर दूँगी कमेंट्स सेक्शन में। अगर आप नोट कर लें उससे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल शुरू करते हैं आज का अपना जो मेरा अपना लेक्चर है आज का। भूमि सुधार के आगे से शुरू करते हैं, क्योंकि कल जितना लैंड रिफॉर्म के बारे में पढ़ा कि जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जो जमींदारी प्रथा थी, उन सबको दूर करते हुए जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म था वो पूरी तरह से किया गया। और कल आपको ये भी बताया था कि जो नीति निर्माता थे आज़ादी के समय, उनके दिमाग में यही चल रहा था कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है पहले वो किया जाए, क्योंकि जो टेक्निकल रिफॉर्म है वो बिना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के संरचनागत सुधार के संभव नहीं हो सकता। तो जो पहला स्टेप था वो भूमि सुधार था, और भूमि सुधार के बाद का जो स्टेप था वो था तकनीकी सुधार, जिसके लिए बहुत सारे सुधार किए गए, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज अपनाई गई एग्रीकल्चर सेक्टर को स्पेशली बढ़ावा देने के लिए, जिसका जो परिणति थी, जो परिणाम था वो था ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस थी जिसने देश को एक नए मुकाम पर, एक नए जगह पर ला करके खड़ा कर दिया। कमियां हैं, चैलेंजेस हैं, वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी जो दशकों में जो बहुत सारे दशकों में जो बदलाव हुआ 20-25 साल में, 30 साल में, परिणाम ठीक है कि उसके अच्छे परिणाम भी नहीं रहे, कुछ कुछ कमियां भी रही, लेकिन जो पॉजिटिव इफेक्ट था उसका, इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट था, उसको कोई नकार नहीं सकता है। तो जब भी हम कोई पॉलिसी पढ़ते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आपको दोनों लिखने होते हैं। और ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड जीएस में भी जीएस के पेपर में भी क्वेश्चन आता है और मेंस में तो आता ही है, इसके पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में लिखने के लिए। तो उसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एग्रीकल्चरल इनपुट्स एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कृषि आगतें और हरित क्रांति। क्योंकि भूमि सुधार के बाद जो अगला स्टेप था जो सरकार का, वो ये था कि जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं उसको इम्प्रूव किया जाए। अभी जब आप देखेंगे इसमें कि जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स थे उनको रिवाइव करके उसमें चेंजेस ला करके ही जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की प्रोसेस थी उसको आगे बढ़ाया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो ये प्रोसेस थी भारत के एग्रीकल्चरल सिस्टम की, एग्रीकल्चर सेक्टर की, ये जो एग्रेरियन रिफॉर्म था, जो कृषि सुधार था,
ये वास्तव में एक ऐसी कंटिन्यूअस प्रोसेस थी जो आज तक चल रही है। ये हम सब जानते हैं कि इसका अभी तक जो अभी 2020 में बिल आए और इन सबको अगर हम सबको मिला लें तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस थी और अभी तक चल रही है। जो अगर हम इसको इसके आधार पर फेजेस में बांट दें, हालांकि ये फेजेस में बांटने के लिए भी अलग अलग अर्थशास्त्री इसको अलग अलग तरीके से फेजेस में बांटते हैं, लेकिन जो एक सेंसिबल जो भूमि सुधार के आगे चलने वाला पूरा पैटर्न है, अगर उसके हिसाब से हम देखें तो पहला जो चरण था, पहला जो इसकी प्रोसेस थी, जो पहला फेज था जिसको हम कहते हैं, वो 1951 से लेकर के 1974 तक का माना जाता है, 1951 से लेकर के 1974 तक का। और ये पूरा फेज जैसा अभी आपको डिस्कस किया स्ट्रक्चरल चेंज था, संरचनागत सुधार था, जिसमें यह किया गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक बेस बनाने का काम किया गया कि आधार पहले एक क्रिएट हो जाए और फिर उसके बाद जो है आगे के चेंजेस, टेक्निकल चेंजेस किए जाए। तो 1951 से लेके 1974 तक लैंड रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल चेंजेस ज़्यादा किए गए और उसके बाद फिर जो अगला फेज आता है वो 1974 से लेकर के 1984 तक का लगभग 10 साल का फेज सेकेंड फेज माना जाता है, जिसमें टेक्निकल चेंजेस के साथ साथ जो कृषि भूमि थी, एग्रीकल्चरल लैंड था, उसको बढ़ाने की कोशिश की गई। एग्रीकल्चरल लैंड में उसको बढ़ाने के लिए क्या किया गया कि जो बंजर जमीन थी उसको इम्प्रूव करके और अधिक बढ़ाने की कोशिश की गई, जो बेकार पड़ी हुई जमीन थी उसको कृषि योग्य बनाने की कोशिश की गई। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो अगले 10 साल में था वो इस पर था कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको बढ़ाया जाए। इसके बाद फिर तीसरा फेज आता है एग्रेरियन रिफॉर्म का, वो 1985 टू 1997 तक का माना जाता है, जिसमें वाटर और सॉइल कंजर्वेशन पर बहुत ध्यान दिया गया, जिसमें बहुत सारे बोर्डों की स्थापना हुई, सॉइल परीक्षण की स्थापना हुई, सॉइल मिट्टी के परीक्षण की स्थापना हुई। तो मृदा संरक्षण और जल संरक्षण, इस पर बहुत ज्यादा फोकस था, ये जो तीसरा स्टेज था उसमें। और आपको ये भी बता दूं, ये सारे रिफॉर्म जो हैं लैंड रिफॉर्म के बाद से, ये सब आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन के सारे स्टेप्स थे, इसके इफेक्ट्स थे, या ये कह सकते हैं कि इसको सपोर्ट करने वाले सिस्टम थे, जिन्होंने एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्टिविटी थी उसको भी बढ़ाया और एग्रेरियन रिफॉर्म को काफी सपोर्ट किया। और जो चौथा फेज माना जाता है वो चौथा फेज है 1997 से लेकर के आज तक का, जिसमें अब 97 के बाद से, खासतौर से जब जो हमारी ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन की पॉलिसी थी, और स्पेशली 97 यहाँ पर मैंने इसलिए भी लिया है क्योंकि 95 में जब WTO की स्थापना हो गई थी तो उसके बाद से बहुत सारे नियम कानून लागू करने की बात हुई थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसीलिए जो लैंड लॉज थे वो तमाम तरह के धीरे धीरे इंक्लूड किए जाने लगे, जो आज तक चल रहे हैं, जिसमें ये जो 3 बिल आए हैं पिछले साल वो भी इंक्लूडेड हैं। बहुत सारे लॉज बनाए गए, बहुत सारे चेंजेस लाए गए। तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो ये 4 फेजेस थे। जो 97 से लेके आज तक का फेज है उसमें भी कई सारे चेंजेस आए हैं, उसमें भी कई सारे स्टेप्स डिवाइड कर दिए जाते हैं। सेकेंड रिवोल्यूशन की भी एक फेज बताई जाती है कि एक फेज ऐसा था जिसमें सेकेंड रिवोल्यूशन में ग्रीन रिवोल्यूशन भी आया था। लेकिन जो मेन ग्रीन रेवोल्यूशन का पीरियड था वो हम देखेंगे कि कैसे कैसे ये आगे चढ़ा। तो आगे देखते हैं कि दूसरा, अगर हम देखें दूसरा जो, अगर हम इसे एक और तरीके से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं इन फेजेस को स्वतंत्रता के बाद, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद वाला जो चरण था, जो स्टेप था, ये कहा जाता है, इसकी जो खास बात थी, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि ये भारतीय कृषि का सबसे खराब दौर था, क्योंकि उस समय आज़ादी के बाद जो स्थिति थी वो बहुत खराब थी। और आगे अभी आप देखेंगे कि इसमें 1943 में जो बंगाल का अकाल पड़ा था वो एक समस्या लेकर के आया था आज़ादी के बाद से। जो प्रोडक्टिविटी थी, जो सिचुएशंस थी उस समय इतनी खराब थी, उस समय प्रोडक्टिविटी बहुत
कम थी एग्रीकल्चर सेक्टर की। जो किसान थे वो इतने ज्यादा, आपको बताया था कि जो सिस्टम था जिसमें साहूकार और महाजनों की ऐसी भरमार थी कि जिसकी वजह से जो किसान थे वो बहुत ज्यादा ऋणग्रस्त थे और एक ऐसे जाल में फंसे हुए थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को वहां से निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। और जब चूंकि डिवाइड हुआ था भारत उस समय दो भागों में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, तो उसकी वजह से भी चूंकि कुछ अच्छा हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया और कुछ ऐसा, क्योंकि ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ था, तो ऐसी स्थितियों में जो भूस्वामी थे और जो भू श्रमिक थे उनकी स्थिति भी बहुत खराब थी। तो ये सारी स्थितियां ऐसी थी जो पहले चरण की मानी जाती हैं, जो स्वतंत्रता के तुरंत बाद मिली थी और लगभग 3-4 साल तक चली थी। लेकिन 50 के बाद से जो हमारे नीति निर्माता थे, जब इन्होंने नियोजन काल यानी प्लानिंग शुरू की और एग्रीकल्चर सेक्टर को एक मेन ड्राइवर की तरह लिया इकोनॉमी के, कि जो मेन ड्राइव करेगा, जो इंजन होगा वो एग्रीकल्चर सेक्टर होगा। इसीलिए जो पहली हमारी अर्थव्यवस्था थी, पहली जो प्लानिंग थी, पहला पंचवर्षीय योजना जो बनाई गई थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर के विकास को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। जबकि जो हेरोल्ड डोवर मॉडल पर थी, आप लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है इसको, आप लोग जानते भी हैं। जो दूसरे पंचवर्षीय योजना थी, हालांकि वो महालनोबिस मॉडल पर थी और वहां से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उस पर ज्यादा फोकस किया गया था। लेकिन जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो पूरी तरह से फोकस थी एग्रीकल्चर सेक्टर पर, और इसमें ध्यान इस बात पर दिया गया था कि जो मोटा अनाज है, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, इसमें ज्यादा से ज्यादा इसमें विकास हो, इसका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके, क्योंकि ये मेन भोजन की तरह उस समय ये यूज किए जाते थे। इसके बाद जो एक और फेज बताई जाती है वो है हरित क्रांति का, जो बिल्कुल शुरुआती दौर था, क्योंकि हम जानते हैं कि 1966 से माना जाता है कि हरित क्रांति शुरू हुई थी। तो हरित क्रांति लागू होने के बाद से और उसका जो इम्पैक्ट आया था, उस इम्पैक्ट के बाद से जो पहला फेज था वो 1968-69 से शुरू होकर के 1985-86 तक का माना जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, जैसा हम आगे पढ़ेंगे भी ग्रीन रिवोल्यूशन में, कि कृषि में और जो कृषि थी उसमें बहुत सारी नई नई चीजों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, जिसके माध्यम से जो गेहूं है वो फर्स्ट फेज में और सेकेंड फेज में चावल, इन दोनों फसलों का बहुत तेजी से इसमें वृद्धि हुई थी, बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी। लगभग कहा जाता है कि 250 गुना वृद्धि हो गई थी। तो ये फेज माना जाता है हरित क्रांति का प्रारंभिक काल। और उसके बाद ये थोड़ा सा मेच्योरिटी पीरियड माना जाता है, जिसमें थोड़े से चेंजेस लाए गए थे ग्रीन रिवोल्यूशन में, जिसको कहा जाता है एक्सपेंडेड ड्यूरेशन, एक्सपेंडेड पीरियड, ये विस्तृत प्रचार काल जिसको हिंदी में कहा जाता है। इसमें बहुत सारे टेक्निकल चेंजेस किए गए थे और इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में एजुकेशन, उसमें जो नई नई विधियां हैं उनके बारे में जागरूकता, उसके अलावा जो सिंचाई की तमाम परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं में गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके डेवलपमेंट में गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट था वो काफी बढ़ा। केवल उसी में नहीं, गोदामों में, जो मार्केट के डेवलपमेंट में, इन सब के डेवलपमेंट में बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट किया गवर्नमेंट ने, और इसीलिए ये काल जो है वो प्रचार काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें टेक्निकल यूज जो है वो सबसे ज्यादा किया गया था। इसके बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद खास तौर से जो WTO की स्थापना, जैसे मैंने कहा कि 1995 में हुई थी, और 90s में जो क्राइसिस था जिसमें भारत को उधार लेने के लिए जाना पड़ा विदेशों में, IMF के पास या वर्ल्ड बैंक के पास, तो जहाँ पे ये शर्तें थी कि WTO की शर्तें तो आपको माननी पड़ेंगी, तो WTO की शर्तें जो थी जिसमें सब्सिडी कम करना और तमाम सारे जो पर्यावरण है उससे रिलेटेड जो इश्यूज थे उन पर ध्यान देना, तो इन सब पे जो फोकस किया गया था वो सरकार को मानना पड़ा था, जिसकी वजह से थोड़ा चेंजेस आया था। तो इस फेज को हम कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद की सिचुएशन, जो 97-98 से लेके 2005 से लेके 6 तक चली। और इस पीरियड में जो विशेष इसके पक्ष थे वो थे, जो इसके पहलू थे वो थे कि जो केमिकल्स हैं उनके थ्रू और लेबर इंटेंसिव
टेक्निक्स का यूज किया जाए। हालांकि हम जानते हैं कि मेकेनाइजेशन बहुत यूज हुआ था, धीरे धीरे मेकेनाइजेशन बढ़ गया था, मशीनीकरण काफी बढ़ गया था, लेकिन मशीनीकरण के बढ़ने के बाद भी जब 95-97 के बाद का दौर आया तो उसमें यह हुआ कि चूंकि भारत के पास लेबर बहुत है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज किया जाए और इसके थ्रू जो है वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। इसके बाद एक फेज फिर आता है जिसको हम पुनर्वापसी काल कहते हैं। ये 2006 से 6-7 से लेकर आज तक चल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस जो किया गया था वो था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसको एक बिजनेस की तरह, एक इंडस्ट्री की तरह लिया जाने लगा और कैश क्रॉप्स को बढ़ावा देने के लिए फोकस किया गया। खास तौर से जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, जिसको हम कहते हैं फसलों का विविधीकरण, उस पर बहुत फोकस किया गया था। और एक जो यहाँ के बाद से 2006-7 के बाद जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था वो था हॉर्टिकल्चर पर। हॉर्टिकल्चर यानी फलों, सब्जियों और फूलों की खेती में सबसे ज्यादा इस पर जोर दिया गया था, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको रिफॉर्म किया जा सके और उसको थोड़ा कमर्शियलाइज किया जा सके। और इसमें दूसरे इस बात पर भी फोकस किया गया कि जिसमें बहुत ज्यादा सरप्लस है जिस फसल में, उसको बढ़ाने की कोशिश की जाए, उसका एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश की जाए। इसके बाद अगर हम आते हैं ये देखते हैं कि कृषि आदतें क्या होती हैं जिनको चेंज करने की कोशिश की गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एग्रीकल्चरल इनपुट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कृषि आगतों को, कृषि आगतों से ही एग्रीकल्चरल आउटपुट बनता है, कृषि उत्पादन होता है। आगतों का मतलब होता है जिनका प्रयोग करके उत्पादन किया जाता है, उन्हें हम आगतें कहते हैं हिंदी में, और इनपुट्स कहते हैं इंग्लिश में। तो इसको हम 2 भागों में बांटे हैं। अब नहीं आएंगे। इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो कंज्यूमेबल इनपुट्स है, जिनको एक बार जब हम यूज, जो उपभोग योग्य आगतें कहते थे इनको, जिनको यूज कर लिया जाता था और फिर ये खत्म हो जाते थे। और इसमें जैसे बिल्कुल क्लियर है कि सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, जो मेडिसिन है जो यूज की जाती थी पेस्टिसाइड्स की तरह, वो पैकिंग मटेरियल्स हैं, जो एग्रोकेमिकल्स हैं, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स हैं, कैटल फीड है, इन सबको रखा जाता था कंज्यूमेबल इनपुट्स में। और जो दूसरे प्रकार के इनपुट्स थे वो है इसमें जैसे कैपिटल इनपुट्स हैं। कैपिटल इनपुट्स जिनको हम कहते हैं पूंजीगत आगतें। पूंजीगत आगतें यानी जिसमें पूंजी लगती है, जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। जब अगर आप एक बार इसे परचेज कर लेते हैं तो फिर इसको दोबारा आपको लंबे समय तक ये चलता है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जिससे आप बार बार फिर उसे यूज करके उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें ऐसे इनपुट जिसमें ट्रैक्टर्स थे, एग्रीकल्चरल मशीनरीज थी, जिसमें थ्रेशर थे, हार्वेस्टर्स थे, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स है। एक बार मुझे याद है कि किसी ने मुझसे ये पूछा था कि मशीनरी और इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स में क्या फर्क होता है। तो बच्चों याद रखिएगा कि जो इम्प्लीमेंट्स और टूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं और इसको मैनुअली भी ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन जो मशीनरी होती है, मशीनरी जनरली मैनुअली ऑपरेट नहीं होती है और किसी न किसी इंजन के माध्यम से उसको चलाना पड़ता है। तो एग्रीकल्चरल मशीनें जो थी उसमें थ्रेशर और हार्वेस्टर आते थे, जबकि एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स में जो कल्टीवेटर्स हैं, लेवलर्स हैं, पंप सेट्स हैं, बुलक कार्ट्स हैं, ये सारे इसमें यूज किए जाते थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर था उसकी जो प्रोसेस थी, उसके हिसाब से जो इनपुट्स है उनको प्रोसेस करके अगर हम देखें तो इनपुट्स को प्रोसेस किया जाता था किसमें, आउटपुट में। तो आउटपुट में प्रोसेस करने के लिए इसमें यूज क्या किया जाता था, जैसे इसमें कुछ और फिजिकल इनपुट्स मिलाए जाते थे, जिसमें फिजिकल इनपुट जो कि जो किसी भी किसान के अपने हाथ में नहीं होती है, जिसमें रेनफॉल था, वर्षा जिसको कहते हैं, सनलाइट, सूर्य की रोशनी,
और इसके अलावा जो लैंड थी, जो भूमि थी, जो भूमि की उर्वरता थी, ये सारी चीजें फिजिकल इनपुट्स में आती थी, जिसको हम भौतिक आगतें भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें जो ह्यूमन इनपुट्स था उस वही कैटेगरीज हैं, उन्हीं को कंज्यूमेबल और कैपिटल इनपुट्स को मिलाकर के ह्यूमन इनपुट्स कहा जाता था। यानी जो ऐसे इनपुट्स जो व्यक्ति स्वयं उसमें इन्वॉल्व करता है, डालता है, और एक ऐसा जो प्रकृति देती है। तो प्रकृति के इनपुट्स, प्रकृति की आगतें और ह्यूमन इनपुट्स दोनों को मिला करके और फिर जब इनका प्रोसेस किया जाता था, तो फिर जो आउटपुट निकलता था वो एग्रीकल्चरल आउटपुट होता था, जिसको सेल करके जो किसान है वो कैश अर्न करता था, या फिर उसको अपने भोजन में उसे उसका प्रयोग करता था। तो ये एग्रीकल्चरल इनपुट्स की आपको एक छोटी सी आपको एक झलक थी। इसके बाद आगे अब यहाँ से हम शुरू करते हैं, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है कृषि में तकनीकी सुधार, या फिर इसी को हम कहते हैं नवीन कृषि युक्ति, इसी को हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसी को ये 1966 में जो शुरू हुई थी, जो आगे चलकर जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको नाम दिया गया। इसमें बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व की गई थी, लेकिन जो मेन फोकस था, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं रेड लाइन में, वो था इम्प्रूवमेंट इन इनपुट्स। यानी कृषि की तकनीकों में सुधार का जो पूरा पूरा फोकस था वो इस बात पर था कि जो कृषि की आगतें हैं, जो इनपुट्स हैं, उसको इम्प्रूव किया जाए। अगर ये आगतें सुधरती हैं तो निश्चित रूप से कृषि का जो इनपुट होगा उसमें प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी और उत्पादन भी ज्यादा होगा, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और क्वांटिटी भी ज्यादा होगी। तो इसीलिए जो पूरा का पूरा फोकस था न्यू स्ट्रेटेजी का, वो ये था कि जो इनपुट्स हैं उसको सुधारा जाए। इसके लिए जो सबसे पहला स्टेप, जैसा कि आप जानते हैं, जो सबसे पहला किया गया था वो ये था कि जो अधिक उपज देने वाले जो बीज हैं उनका प्रयोग किया जाए। और हम जानते हैं कि जो हरित क्रांति में मुख्य रूप से अधिक उपज देने वाले विशेष प्रकार के बीज थे, उनका उपयोग किया गया था, जिससे हरित क्रांति संभव हो पाई थी। और ये भी हम जानते हैं कि इस प्रकार के बीजों का जो उपयोग था वो गेहूं, बाजरा, धान और मक्का जैसी फसलों पर किया गया था। सबसे पहले इसका प्रयोग गेहूं पर किया गया था, जिसमें सबसे ज्यादा सफलता मिली थी। 1966 में जब 1966 में जब खरीफ की फसलों का मौसम आया था, तो मेक्सिको से मंगाए गए थे ये उन्नत किस्म के जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जिसको कहते हैं, ये मंगाए गए थे। और हम लोग जानते हैं, आप लोग सभी इस बात से भी परिचित होंगे कि इन बीजों की जो खोज थी वो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग ने की थी, जो यूएस के एक बहुत अच्छे जैव साइंटिस्ट थे। इन्होंने इसकी खोज की थी और उनके सहयोगियों ने इसकी खोज की थी मिलकर के। इन्होंने एक प्रोजेक्ट था जिसके अंतर्गत इसकी खोज की थी। मैक्सिको में इसे यूज किया था, जहां पर बहुत तेजी से जब उत्पादकता बढ़ी थी तो उसे भारत में भी मंगाया गया। और भारत में इसे जब लाया गया तो ये यूज करने के बाद ये पाया गया कि 1 साल के अंदर ही जो ट्रेडिशनल सीड्स यूज किए जा रहे हैं, उन ट्रेडिशनल सीड्स के कंपैरिजन में, जहां वो 25% से ज्यादा, लगभग 100% तक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मिला 1 साल के अंदर, यानी लगभग 100% बढ़ गया। और आगे आने वाले समय में ये देखा गया कि आगे 7-8 सालों में तो लगभग 250 गुना प्रोडक्शन बढ़ा, जो आगे चल करके भारत की आत्मनिर्भरता के लिए खाद्यान्न क्षेत्र में एक माइलस्टोन साबित हुआ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब उस समय ये बीज आए और बीजों के लिए तमाम तरह के उपाय किए जाने शुरू हुए, तो हम ये भी जानते हैं कि स्वामीनाथन, हमारे यहाँ पर जो MS स्वामीनाथन कमेटी थी, उन्होंने उनको जनक माना जाता है इसका। उन्होंने इसमें बहुत सारे, वो भी यहाँ के बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसमें जो कमियां थी उस सीड्स को, उसको इम्प्रूव किया और इम्प्रूव करके उसे भारत की जमीन के लायक बनाया। इसीलिए उन्हें इसका जनक माना जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये जो उस समय ये बीज आए थे HYV सीड्स, इसके जो बाद में इसमें जो प्रॉब्लम आई उसमें ये थी
कि जो बीज का जो संरक्षण था वो बहुत अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उसकी ग्रोइंग कैपेसिटी कम हो जाती थी। समय के साथ साथ उसमें ये ऐसा देखा गया कि जो HYV सीड्स आए थे उसमें इतना उसमें जरा सा भी अगर कोई प्रॉब्लम होती थी, खासतौर से जैसे ही उसमें अगर उसको अच्छी तरह से स्टोर करके ना रखा जाए, तो जैसे ही उसे एटमॉस्फेयर से थोड़ा नमी मिलती थी, उसमें तुरंत अंकुर निकलने लगते थे। यानी रखे रखे ही उसमें अंकुर निकलने लगते थे और बाद में वो जर्मिनेशन के लायक नहीं रह जाते थे और वो बेकार हो जाते थे। इसीलिए इसमें फिर बाद में इम्प्रूवमेंट किया गया और चौथी योजना के बाद बहुत सारे सीड फॉर्म्स के पास में बहुत सारे गोदाम तैयार किए गए जिससे ऐसे सीड्स को स्टॉक किया जा सके। तो ऐसा नहीं था कि ये बीज आए और इनका यूज होना शुरू हुआ। इन बीजों के आने के साथ साथ इन बीजों के साथ भी बहुत सारी समस्याएं थी, जिसको धीरे 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 भारत में बीज विकास कार्यक्रम पूरा शुरू किया गया। इस बीज विकास कार्यक्रम के साथ में इसमें तमाम सारे इम्प्रूवमेंट किए गए, इसमें सुधार किए गए, तमाम तरह के सीड टेक्नोलॉजी पूरी डेवलप की गई, जिससे अलग अलग तरह के बीज, और आज तक चल रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी भी वो खत्म हो गया है, अभी भी वो चल रहा है। भारत में जो बीज विकास कार्यक्रम में केंद्रीय तथा राज्य सरकारें थी, जो केंद्र सरकार थी और राज्य सरकार थी, उसके अलावा ICAR की बहुत बड़ी भूमिका है अभी भी उसमें, जिसको हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे राज्यों में जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज की स्थापना की गई। आपको शायद पता होगा कि उत्तर प्रदेश में जो पहली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी थी वो गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी, जो पंतनगर में है इस समय, तो उत्तराखंड में चली गई, उसकी स्थापना की गई थी। और ये सारे मिलकर के इन्होंने बीजों पर बहुत काम किया, हाई यील्ड वैरायटी पर। ये पहले भले ही मैक्सिको से आया था, लेकिन अब इसके स्वरूप में बहुत परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि जब ये आया था तो उस समय इसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती थी और बिना बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज किए इसमें जर्मिनेशन या प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी वैरायटीज अब भारत में इसकी डेवलप हुई, जिनसे बहुत ज्यादा अब उत्पादकता और बढ़ गई और इसमें ऐसे भी बीजों की खोज हुई जिसमें बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं हुई। तो भारतीय बीज विकास कार्यक्रम यानी जो सीड डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो भारत में 2 नेशनल लेवल के जो निगम है, जो कॉरपोरेशन है, वो इस समय काम कर रहे हैं। एक तो है वो राष्ट्रीय बीज निगम जिसको हम कहते हैं, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, वो काम कर रहा है, और एक दूसरा है स्टेट फार्मर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो भी इसमें बीजों के क्षेत्र में अभी भी काम कर रहा है। इसके अलावा 13 राज्य बीज निगम है, यानी स्टेट्स में है। ये दोनों जो अभी आपको शुरू में बताए, ये दोनों तो सेंट्रल लेवल पर काम कर रहे हैं, नेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं, लेकिन 13 राज्य बीज निगम है। और इसके अलावा 100 से ज्यादा छोटी बड़ी कंपनियां हैं जो बीजों के क्षेत्र में काम कर रही हैं, उसमें इम्प्रूव कर रही हैं, नई नई वेराइटीज ला रही हैं, जिनको वो मार्केट में ला करके सेल करती हैं। लेकिन जो इसमें समस्या थी उन्नत किस्म के बीजों की, वो ये थी कि 1960 और 70 की जो डिकेड था, उसमें एक रिवोल्यूशन तो आया, लेकिन वो केवल जो कमियां हैं, जब मैं आगे उसे बताऊंगी उसमें भी मैंने इसे मेंशन किया है कि ये केवल जो सीरियल्स थे, जो अनाज थे, वहां तक सिमट के रह गया। और इसके अलावा उसके अलावा अनाज के अलावा जो अन्य फसलें थी, यानी जो गेहूं था, चावल था, ज्वार बाजरा था, मक्का था, वहीं तक केवल हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का प्रयोग उस समय किया गया और आज तक हो रहा है। जो सबसे ज्यादा उपेक्षा हुई वो ऐसे फसलों की हुई जो नॉन सीरियल्स थे। फूड ग्रेन में तो आते थे, लेकिन नॉन सीरियल थे, जो अनाज नहीं कहलाते थे, जिसमें दलहन थी, दालों का विकास था, तिलहन थी, तेल थे। जो तिलहन थे, उसके अलावा फल और सब्जियां थी, इन सबको उसमें शामिल नहीं किया गया। इसीलिए अभी भी हमारे देश को बहुत बड़ी मात्रा में तिलहन और दलहन दोनों दालों का आयात करना पड़ता है। लगभग कहा जाता है कि 20 लाख टन अभी भी बाहर से मंगाया जाता है। इसके अलावा जो एडिबल ऑयल है वो भी अभी बाहर से ही आयात करना पड़ता है, क्योंकि जितनी डिमांड है
उसको अभी भी दलहन और तिलहन की अभी भी उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। उसका कारण यही है कि जो ये हाई यील्ड वैरायटी सीड आए थे वो फोकस होके रह गए थे केवल जो अनाज वाले बीज थे उन तक। इसके बाद जो दूसरा हम देखते हैं वो था कृषि में उर्वरकों का यानी फर्टिलाइजर्स का यूज, एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स एंड केमिकल्स इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन यानी यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, जिसमें हरित क्रांति के बाद जो देश में ये हाई यील्ड वैरायटी सीड्स आए थे, इसमें ये तभी सफल हो सकते थे जब इसमें उर्वरकों का प्रयोग किया जाता। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ नाम मैंने लिखे हैं, एनपीके जिसको फुल फॉर्म है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाश, यूरिया, डीएपी, ये सारे ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स थे जो भारत में उस समय आए और उनका इस्तेमाल पहले से होता रहा था लेकिन बहुत कम था। बाद में इसमें बहुत तेजी से वृद्धि हुई, खास तौर से 1960 के बाद से। तो इन सब का प्रयोग जब होने लगा तो इन सब के प्रयोग के बाद से जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो तो संभव हुआ। इसके बाद जो तीसरा हम देखते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको, जो इसमें और चीजें यूज की गई थी। उसके बाद जो सिंचाई व्यवस्था थी, सिंचाई व्यवस्था में अगर हम उर्वरकों में ही अगर हम और इसमें देखें तो इसमें इंसेक्टिसाइड्स भी इसी में इंक्लूडेड है। अगर हम इसको देखें इसी के अंतर्गत उर्वरकों के साथ साथ जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स थे उसको भी इसी के अंतर्गत रखा जाता है। इनका यूज भी बहुत तेजी से बढ़ा। जो ये जो कीटनाशक थे, कीटनाशकों के 3 वैरायटी थी, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और फंगिसाइड्स, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग जो था वो इंसेक्टिसाइड्स का था भारत में, और अभी भी सबसे ज्यादा प्रयोग जो किया जाता है वो कीटनाशकों का किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स का किया जाता है। जो हर्बिसाइड्स थी वो फसलों में जो खरपतवार थे उनको नष्ट करने के लिए किया जाता है, लेकिन भारत में अभी भी इसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन किसानों ने नहीं दिया है। तो जो केमिकल्स हैं, क्योंकि जब इनका प्रयोग किया गया तो उससे फसलों के खराब होने वाले जो नुकसान थे उनसे बचना संभव हो पाया। और जब शुरुआत हुई थी तो जहां प्रति हेक्टेयर केवल 2 किलो केमिकल का छिड़काव किया जाता था, वो आज बहुत ज्यादा कई गुना मात्रा में बढ़ चुका है। और इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी ये कहा जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन के नेगेटिव पॉइंट्स में कि इस तरह से अंधाधुंध प्रयोग और बिना किसी रेशियो के प्रयोग करने की वजह से जो उत्पादन है वो बढ़ा तो जरूर, लेकिन उसकी वजह से जो भूमि की उर्वरा शक्ति थी वो बहुत खराब हुई। और जो सरकार की ये जो न्यू स्ट्रेटेजी थी इसमें उर्वरकों के उपयोग पर बहुत बढ़ावा दिया गया, विशेष जोर दिया गया, जिससे जो खाद्यान्न है, जो फूड ग्रेन है, उनकी जो नई वैरायटी आई, हाई यील्ड वैरायटी आई, उसमें और उसके साथ जब उर्वरकों का प्रयोग हो तो उसमें बहुत तेजी से वृद्धि हो। और ये उसके लिए एक पूरी उर्वरक नीति ले आई सरकार, उर्वरक नीति कहा गया, जिसके 2 ऑब्जेक्टिव थे, मेनली मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य तो ये था कि किसानों को बहुत कम कीमत पर फर्टिलाइजर जो है वो अवेलेबल हो सके, जिससे वो उसको यूज कर सकें और इन हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के माध्यम से ज्यादा उत्पादन कर सकें। ये पहला उद्देश्य था उर्वरक नीति का। और जो दूसरा उद्देश्य था वो ये था कि इसका सस्ते दामों पर अगर उपलब्ध कराएं तो जो ऐसे उद्योग हैं, जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, जो उर्वरक उद्योग हैं, उनको जो प्रॉफिट मिले वो अच्छा मिले, उनको अच्छा रिटर्न भी मिल सके। और इसीलिए सरकार ने पूरे देश में एक जैसी रेट पर जो फर्टिलाइजर है उसको अवेलेबल कराने के लिए जो पॉलिसी लाई थी, उसी का नतीजा है कि आज तक मॉडर्न समय में भी, हालांकि इसकी जो सब्सिडी थी इस पर बहुत विरोध किया था WTO ने, और इसको कम करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया था भारत सरकार को, लेकिन भारत सरकार ने उस पर बहुत थोड़ा कम किया, लेकिन इतना ज्यादा कम नहीं किया कि पूरी तरह से उसको खत्म कर दे। उसके लिए बहुत सारे लॉजिक्स थे गवर्नमेंट के। तो जिससे जो दूसरा उद्देश्य था वो ये था कि जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उनका भी नुकसान ना हो, यानी सस्ती कीमत पर जो किसान है उनको जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है वो भी अवेलेबल हो सके, और जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उसके भी किसी तरह से उसके भी फायदे में, लाभ में किसी प्रकार की कमी ना हो। तो इसके लिए एक पॉलिसी सरकार लाई थी
वो थी 19 नवंबर 1977 में, जिसको कहा जाता है प्रतिधारण कीमत नीति। याद करिएगा, मैं अगर पास इसका जो इसको कहा जाता है, वो ध्यान रखिएगा। प्रतिधारण कीमत नीति। प्रतिधारण कीमत नीति। अभी मैं बहुत यूज टू नहीं हूँ इस पे लिखने की, इस वजह से राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं ऑलरेडी आपको बोल रही हूँ। प्रतिधारण कीमत नीति को इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजर रिटेंशन प्राइस। फर्टिलाइजर ना ही लिखूं तो अच्छा है। फर्टिलाइजर रिटेंशन प्राइस कहते हैं इसको, और ये नीति इन्होंने अपनाई थी, जिसकी वजह से प्रतिधारण कीमत नीति जो अपनाई, उसमें ये कहा गया कि जो प्रोड्यूसर हैं, जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन कर रहे हैं, इनको पूरी उत्पादन लागत पर, यानी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका 12% उस पर टैक्स लगा करके, उसके बाद जो कुछ बचता है उस पे वो सारा गवर्नमेंट पे करेगी, और जो प्रॉफिट है वो 12% प्रॉफिट उसमें गवर्नमेंट उनको जरूर देगी। तो उसका आश्वासन दिया गया था जो प्रोड्यूसर्स थे उनको, जिससे उर्वरकों पर जिसको सब्सिडी कहा गया था, यानी जो कॉस्ट थी फर्टिलाइजर की, और जिस कीमत पर ये जो उद्योग थे किसानों को उपलब्ध कराते थे, उनके बीच का जो अंतर था वो सब्सिडी के रूप में सरकार ने उपलब्ध कराया, क्योंकि किसानों को जिससे सरलता से और कम कीमत पर ये फर्टिलाइजर्स मिल सके और हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का वो उपयोग कर सके, जिसकी वजह से अभी भी सरकार लगभग जो किसान हैं वो जो कॉस्ट आती है फर्टिलाइजर्स की, उसका केवल 25 से 40% भुगतान करते हैं। बाकी सारा का सारा गवर्नमेंट पे करती है सब्सिडी के रूप में, किसको, जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं। इसके बाद जो इसका जो तीसरा कंपोनेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सिंचाई व्यवस्था या इरिगेशन सिस्टम। कृषि क्षेत्र में नवीनतम विकास निधि, जिसको हम कहते हैं नवीनतम विकास नीति, जिसको हम कहते हैं न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये 1966 से ही अपनाई गई थी। जो इसका थर्ड कंपोनेंट था कि इसमें बेहतर सिंचाई सुविधाओं का विकास किया जाएगा। उसका कारण ये था कि एग्रीकल्चर जो रिफॉर्म था उसमें अगर ग्रीन रेवोल्यूशन लाना है और अगर हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज किया जाना है, तो फर्टिलाइजर और इरिगेशन इन दोनों का होना कंपलसरी था। और इसीलिए इस नीति के अंतर्गत बहुत ज्यादा सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया, जिसके फलस्वरूप अभी भी लगातार जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो इरिगेटेड एरिया है जो होल्डिंग्स का, वो लगातार बढ़ रहा है अगर हम आंकड़े देखें तो, और उसकी वजह से ही जो प्रोडक्शन है वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में लगातार बढ़ रहा है। जो अगर योजना काल से हम देखें तो भारत का जो एग्रीकल्चर इरिगेटेड एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं आरंभ की गई थी, बहुत सारी परियोजनाएं शुरू की गई थी। 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना से ही बहुत सारी एग्रीकल्चरल जो इरिगेटेड प्रोजेक्ट्स थे वो लाए गए थे, और इन प्रोजेक्ट को 3 भागों में बांटा गया था। मैं लिखती नहीं हूँ। इन प्रोजेक्ट्स को 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें से सबसे पहली जो थी उसको बड़ी परियोजना कहा जाता था। लार्ज प्रोजेक्ट उसका नाम दिया गया था इरिगेशन सिस्टम में। ये जो लार्ज प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट थे जिनकी कॉस्ट 5 करोड़ से ज्यादा थी, और हम इससे समझ में हमें आता है कि ये वो योजनाएं थी जो नदियों पे बनी थी, जो नदी घाटी सिंचाई परियोजनाएं थी, उनको रखा गया था लार्ज प्रोजेक्ट में क्योंकि वो 5 करोड़ से ज्यादा उन पर खर्च करना था। उसके बाद जो दूसरी लेवल की जो परियोजना थी, जो प्रोजेक्ट थे, उनको मझोली परियोजना या मीडियम प्रोजेक्ट कहा गया था।
जो ये ऐसी व्यवस्था थी जिसमें नहरों का विकास किया गया था, कैनाल इरिगेशन सिस्टम जो था उसको डेवलप किया गया था, क्योंकि इस पर जो एक्सपेंडिचर था वो 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक का था। और जो तीसरी स्ट्रेटेजी थी, तीसरा प्रोजेक्ट था, वो लघु सिंचाई परियोजनाएं थी, यानी जो स्मॉल इरिगेशन सिस्टम था, स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट था, इस जिसमें जो एक्सपेंडिचर है वो 1 करोड़ से जिसका कम था, उस हिसाब से जिसमें तालाबों का विकास था, जो कुएं से के द्वारा सिंचाई थी, जो नलकूप थे उनकी व्यवस्था करना, तो ये सारे जो थे वो स्मॉल प्रोजेक्ट में आते थे। इनका विकास करने की कोशिश की गई थी सारी पंचवर्षीय योजनाओं को अगर हम मिला लें तो। 1978 में लेकिन उसके बाद जो ये आपको 3 वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन आपको बताए हैं, इन क्लासिफिकेशन में भी फिर इसमें एक चेंज किया गया था, और 1978 में 1978 में फिर इसको चेंज किया गया, और इसमें ये कहा गया कि लार्ज प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है जिसमें जो कल्चरेबल कमांड एरिया है, जिसको नहरी कृषि क्षेत्र कहा गया। तो नहरी कृषि क्षेत्र या कल्चरेबल कमांड एरिया अगर 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा है तो उसको उसमें रखा गया। मझोली परियोजनाएं वो थी जिसमें कल्चरेबल कमांड एरिया यानी नहरी कृषि क्षेत्र अगर 2,000 से 10,000 के बीच में था, और जो स्मॉल प्रोजेक्ट थे वो थे जिसमें ये एरिया 2,000 हेक्टेयर से कम था। जैसा हम जानते हैं कि सिंचाई के साधनों के रूप में जो विकास किया गया उसमें नहरें थी। सबसे ज्यादा नहरों पर जो बड़ी परियोजनाएं थी वो तो थी ही, जो नदी घाटी परियोजनाएं थी जिसमें नदियों पर बहुत बड़े बड़े बांध बनाए गए, लेकिन उन बांधों के द्वारा भी जो इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया गया था वो कैनाल इरिगेशन सिस्टम था। और नहरों की सिंचाई से विशेष रूप से व्यवस्था की गई थी, क्योंकि नहरें ही ऐसी थी कि जो, हालांकि जैसा कि हम जानते हैं कि नहरें भी 3 तरह की थी। एक तो ऐसी थी जो 12मासी थी, जिसमें 12 महीने, साल के 12 महीने जिसमें पानी हुआ करता था, जिसमें कभी पानी की कमी नहीं होती थी, और ये सबसे ज्यादा उपयोगी थी इरिगेशन सिस्टम में। दूसरी बरसाती नहरें थी जिनको खुदाई करके छोड़ दिया जाता था, और जब बारिश का मौसम आता था तो इनमें फिर उस समय पानी भर जाता था, जिनसे उस समय सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। और उसके अलावा जो तीसरी व्यवस्था थी वो स्टोरेज वर्क नहरें कहलाती थी। स्टोरेज वर्क नहरें जो थी, जो स्टोरेज वर्क कैनाल थी, इनको जलाशयों से यानी तालाबों से, बड़े बड़े जो तालाब और झीलें थी वहां से निकाला जाता था। तो नहरों को भी 3 पार्ट थे, एक 12मासी नहरें, एक बरसाती नहरें, और तीसरी थी स्टोरेज वर्क नहरें। तो तीनों की कैटेगरी उनके सोर्स से थी। तो अगर कैनाल से निकलती थी तो वो 12मासी नहरें थी जिनमें हमेशा पूरे साल पानी रहता था। बरसाती नहरें जो सूखी होती थी लेकिन बरसात के समय में भर जाती थी, या फिर जब बांध खोले जाते थे तब उसके बाद उनमें पानी आता था। और तीसरी जो थी, जब जलाशयों से आवश्यकता पड़ती थी तो वहां से उसको निकाला जाता था। जो नहरें थी वहां से सूखे की स्थिति में भी पानी आसानी से मिल सकता था, लेकिन समस्या ये थी कि जो जलाशय यानी जो तालाब थे और जो कुएं थे वहां से जो इरिगेशन होता था उसमें जब सूखे का मौसम आता था तो वहां से सिंचाई संभव नहीं हो पाती थी। और इसी के साथ साथ जब जो विद्युतीकरण था गाँव का, जो इलेक्ट्रिफिकेशन था वो भी बढ़ाया गया। एक कंपोनेंट ये भी था नवीन कृषि युक्ति का, टेक्निकल इम्प्रूवमेंट का, जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। लेकिन जब धीरे धीरे इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ा और ये प्रोग्राम काफी हद तक तेजी से बढ़ने के बाद, खास तौर से पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब एग्रीकल्चरल सिस्टम पूरी तरह से कमर्शलाइज हो गया, तो ट्यूबवेल जो है वो बहुत तेजी से स्थापित होने शुरू हुए और इनकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी। नलकूपों, जिन्हें नलकूप कहते हैं हिंदी में, तो ट्यूबवेल बहुत तेजी से बढ़े, इनकी स्थापना बहुत तेजी से हुई। और ऐसा जो डेटा है वो बताता है कि पहली योजना से लेकर के 7वीं योजना तक, यानी 1951 से लेके 1990 तक जो गवर्नमेंट थी उसने जो फ्लड कंट्रोल प्रोग्राम थे उन पर बहुत अधिक धन खर्च किया। जो कमांड एरिया डेवलपमेंट क्षेत्र थे, एरिया थे, उस पर बहुत धन खर्च किया।
और इन सबको जिसके माध्यम से जो सबसे पहला प्रोग्राम शुरू किया गया था आईएडीपी के विस्तार में तब बताऊंगी जब मैं प्लानिंग शुरू करूंगी, नियोजन शुरू करूंगी। जो पहली योजना में सबसे पहले इसे इंट्रोड्यूस किया गया था आईएडीपी, जहां से ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत भी हुई थी, तो उस पर बहुत अधिक धन खर्च किया गया था। और लेकिन जो इतना पैसा खर्च करने के बाद भी जो इरिगेशन सिस्टम था, जो सिंचाई व्यवस्था थी, उसकी समस्या ये थी कि इतनी ज्यादा मात्रा में इसमें सरकार को धन खर्च करना था, उतना धन सरकार के पास था नहीं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आरंभ तो कर दिए गए और उसका नतीजा ये है कि जो प्रोजेक्ट छठी योजना के पहले से चल रहे थे वो प्रोजेक्ट आज तक खत्म नहीं हो पाए हैं, आज तक चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी कमी थी जो इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करने की थी कि नदी घाटी परियोजनाएं, बड़ी बड़ी भारी भारी परियोजनाएं तो शुरू कर दी गई, लेकिन वो परियोजनाएं कुछ समय के बाद धन के अभाव में ठप पड़ी रही और उनका जो लाभ मिलना था, यानी जो इन्वेस्ट किया गया वो भी वेस्ट हुआ और उनका जो लाभ मिलना था एग्रीकल्चरल सेक्टर को वो भी नहीं मिला। यानी ये शुरुआत तो कर दी गई, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो सोर्स है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये किसी सरकार ने नहीं सोचा, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज भी वो बहुत योजनाएं लंबा समय ले रही हैं और जो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन का जो उद्देश्य था वो अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। दूसरा एक जो सबसे बड़ा दोष माना जाता है एग्रीकल्चरल इरिगेशन सिस्टम का, वो ये है कि सरकार सिंचाई व्यवस्था तो कर देती है, उस पर इतना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट भी कर देती है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट के बदले में जो कीमत वसूलती है वो प्राइस, यानी जल की कीमत जिसको हम कहते हैं, प्राइस ऑफ इरिगेटेड वाटर, वो इतना कम है, यानी जो किसानों को इरिगेशन के लिए जो पैसा वसूला जाता है उनसे, वो इतना कम है कि उससे जो वर्किंग एक्सपेंसेस हैं, जो परिचालन एक्सपेंसेस है, परिचालन व्यय है, वही पूरा नहीं हो पाता। तो लाभ किसी प्रकार का होने का, इरिगेशन सिस्टम पे इतना इन्वेस्टमेंट करने का किसी प्रकार से आज भी सरकार को उससे किसी प्रकार का लाभ नहीं हो पाता है। तो एक तरह से इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नॉन प्रोडक्टिव क्षेत्र में जाता है, भले ही इसके लिए लॉजिक ये दिया जाता है कि उससे किसानों को लाभ होता है, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन उससे सरकार को बहुत भारी नुकसान होता है, बहुत भारी व्यय उसमें करना पड़ता है। और राज्य सरकारें, चूंकि राज्य सरकारों के क्षेत्र में आती है वो सारी सिंचाई की कीमत तय करना, तो इन्वेस्टमेंट तो केंद्र सरकार करती है, लेकिन जो राज्य सरकारें उसकी कीमत तय करती हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से, और हमें सब पता है कि वो ऐसा पॉलिटिकल बेनिफिट की वजह से किया जाता है, राजनीतिक हित लाभ के लिए किया जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि लाभ कौन उठाता है? जो बड़े एग्रीकल्चरल फार्मिस्ट हैं वो उसका लाभ उठाते हैं और उसका किसी प्रकार से उपयोग छोटे किसान नहीं कर पाते इतना, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा एरिया भी नहीं होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कृषि में मशीनीकरण, खेती में तकनीकों का प्रयोग, मेकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग जिसको हम कहते हैं, जिसमें नई नई तकनीकों का प्रयोग होना शुरू हुआ। इसके अलावा जिसमें ट्रैक्टर बढ़ गए, हार्वेस्टर पंपों का प्रयोग शुरू कर दिया गया। पहली जो 3 योजनाएं थी उसमें तो बहुत ज़्यादा मेकेनाइजेशन नहीं किया गया था, बहुत सीमित था, लेकिन 1966 के बाद जब ये जो न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजीज हैं इनको जब लागू किया गया और बहुत तेजी से उत्पादन बढ़ना शुरू हो गया, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से जो बड़ा किसान, संपन्न किसान थे, उन्होंने बहुत तेजी से मेकेनाइजेशन भी शुरू कर दिया और ट्रैक्टर, पंपों और जो क्रेशर मशीनें थी, जो थ्रेशर थे, इनकी बहुत तेजी से वृद्धि आरंभ हो गई। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स थे, कुछ और फैक्टर्स थे इस स्ट्रेटेजी के, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, यही सारी चीजें ग्रीन रेवोल्यूशन में भी शामिल है, इसीलिए वहां पर इन सबको मैं दोबारा से रिवाइज नहीं करूंगी। ये न्यू स्ट्रेटेजीज के साथ शुरू हुए थे, जिनको जिस प्रोसेस का जो रिजल्ट था वो ग्रीन रेवोल्यूशन था। इसमें जो बहुफसली उत्पादन किया जाने लगा, जब हाई यील्ड वैरायटी आ गई, तो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप जो बीज थे, कहा जाता था कि ये जल्दी मैच्योर हो जाते थे, इसीलिए एक खेत में एक साल से
एक साल में एक फसल से ज़्यादा लेना संभव हो पाया, जिससे टोटल प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो बढ़ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं वो है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं। इसमें जो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप जो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो डेवलप किया गया, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बढ़ाई गई, इरिगेशन सिस्टम तो डेवलप ही हुआ, स्टोरेज फैसिलिटी जो है, जो भंडारण की व्यवस्था है वो भी बढ़ाई गई, जो इलेक्ट्रिफिकेशन है ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, गांव का विद्युतीकरण वो भी काफी तेजी से बढ़ा। जो इसका एक नेक्स्ट एस्पेक्ट है वो प्राइस इंसेंटिव है, मूल्य प्रोत्साहन, जिसमें एमएसपी देना भी है। जो विभिन्न फसल जो फसलें बोई जाने लगी हाई यील्ड वैरायटी के साथ ग्रीन रेवोल्यूशन में, इनको न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान भी शुरू किया गया, और इसी की वजह से जो किसान थे उनको उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलना संभव हो पाया। क्योंकि इतना ज्यादा सरप्लस जो डेवलप हुआ, किसान डरते भी थे उस समय कि अगर हम न्यू स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो जो सरप्लस होगा वो कहाँ जाएगा। तो सरकार ने उनको आश्वासन दिया था कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर आपका जो सरप्लस होगा उसे हम खरीद लेंगे। इसके अलावा जो एक और एस्पेक्ट था वो था फाइनेंशियल असिस्टेंस का, बेहतर वित्तीय सहायता का। किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बहुत सारे बैंकों की स्थापना की गई, कोऑपरेटिव बैंकों की स्थापना की गई, नाबार्ड की स्थापना की गई, बहुत सारी क्रेडिट फैसिलिटीज शुरू की गई। ये सारी चीजें न्यू स्ट्रेटेजी में आरंभ की गई, जिससे किसान जो है वो साहूकार महाजनों के चंगुल से निकल पाए। और अगला जो था एक और इम्पोर्टेंट काम किया गया कि जो सर्विस सेंटर थे, एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर, जिससे किसानों की जो प्रॉब्लम आ रही है उनको नई तकनीकों को अपनाने में उसे दूर करने के लिए कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना की गई, जिससे किसानों को तुरंत उनकी समस्या का समाधान हो सके। और इसके लिए एक ये भी था कि एक और इम्पोर्टेंट इसका उद्देश्य था कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना का, कि किसानों में अपने जो ये बिजनेस कर रहे हैं एग्रीकल्चर का, जो उनका ये ऑक्यूपेशन है, अगर इसे एक इंडस्ट्री का दर्जा देना है तो इंडस्ट्रियल रिस्क लेने का जो साहस है वो किसानों में डेवलप हो सके, और उस साहस को डेवलप करने के लिए उनको जो एडवाइस जितनी मैक्सिमम दी जा सके, जो सहायता है वो दी जा सके किसानों को। इसके लिए किसानों को टेक्निकल प्रशिक्षण भी दिया गया इन सेवा केंद्रों में, उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण भी, कि जो नई नई फसलें हैं, बहुविधि फसलें हैं, बहुफसली हैं, जो डाइवर्सिफिकेशन है उसे कैसे दिया जाए, बैंकों से उन्हें कैसे कनेक्ट किया जाए, कि बैंकों के माध्यम से उन्हें फाइनल असिस्टेंस कैसे दी जाए। ये सारी चीजें इस कृषि के सेवा केंद्रों के माध्यम से किसानों को दी जाने लगी। इस समय लगभग 1,500 से 2,000 के बीच में एग्रीकल्चरल सर्विस सेंटर जो हैं वो स्थापित हैं, जो किसानों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा एक और एस्पेक्ट था इसका, कृषि उद्योग निगम की स्थापना करना, एग्रो इंडस्ट्रीज की स्थापना करना एक इसका उद्देश्य था। भारत में कुल 17 राज्य ऐसे हैं जिसमें कृषि उद्योग निगम की स्थापना की जा चुकी है, और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था किसानों को खेती के लिए तमाम तरह के जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हैं, जो मशीनरी है, उसे सप्लाई की जा सके सब्सिडी पर। आप जानते हैं कि जो कृषि उद्योग निगम है वो सब्सिडाइज करके किसानों को तमाम तरह की मशीनरी उपलब्ध कराता है, पंपिंग सेट उपलब्ध कराता है, सोलर पंप उपलब्ध कराता है, हर तरह की सहायता देने का प्रयास किया जाता है। ट्रैक्टर जो है वो सब्सिडी पर देने की कोशिश की जाती है। तो तमाम तरह की जो मशीनरी सरकार कोशिश करती है कि सब्सिडी पर किसानों को दी जा सके, और हर किसानी से किसान को उपलब्ध हो, किसान उसे प्रयोग करे और अपनी खेती को उन्नत बना सके। तो इसके लिए कृषि उद्योग निगम की स्थापना की गई थी। तो ये सारे पॉइंट्स है न्यू स्ट्रेटेजी के बाद से जो आई वो थी हरित क्रांति। हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको अगर हम परिभाषित करते हैं तो हम कहते हैं कि हरित क्रांति क्या थी। हरित क्रांति थी कि देश के सिंचित और असिंचित जो कृषि क्षेत्र है
उसमें ऐसे बीजों का उपयोग करना, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं, और जिससे उसका जो एक मेन मोटिव था वो ये था कि जो क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ सके, उनका जो उत्पादन है वो बढ़ सके। अगर हम इसके पीछे का अगर पूरा जो बैकग्राउंड देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का, तो हम ये देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था, उसके बाद जो 1930 की महामंदी आई थी, वहां से लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध जब अंग्रेजों का पूरा शासन था, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, जिसमें एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा श्रिंक थे, बिल्कुल इम्पोर्ट ही इम्पोर्ट था। जैसा आप लोग भी जानते हैं कि गेहूं बहुत ज्यादा आयात किया जाता था। उसका कारण भी ये था कि 1943 में बंगाल में आजादी से पहले ही बंगाल में भुखमरी की स्थिति थी, क्योंकि उससे पहले ही बंगाल में बहुत भीषण अकाल पड़ा था। एक बहुत कहते हैं बंगाल का फेमाइन जो था, बहुत इतिहास में जब पढ़ाया जाता है तो कहा जाता था कि इतनी बुरी स्थिति थी उस समय देश की। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन वहीं से एग्रीकल्चरल सिस्टम बिगड़ना शुरू हो गया था। इरिगेशन सिस्टम बहुत खराब था, जिसकी वजह से जब ये 1943 में बंगाल का जो फेमाइन था, बंगाल का जो अकाल पड़ा था, उसमें कहा जाता है कि 20 लाख से ज्यादा मौतें हुई थी। अभी हम इतना परेशान हैं कोरोना से, और हमको लगता है कि कोरोना की वजह से इतनी सारी मौतें हो रही है, लेकिन वो समय सोचिए कि उस समय कितने सारे लोगों की मौतें हुई थी। 20 लाख मौतें बहुत मायने रखती हैं। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तो लगभग देश की जो जनसंख्या थी, जो पॉपुलेशन थी, वो लगभग 30 करोड़ थी, जो आज की जनसंख्या से आप सोचिए कितनी कम है। लेकिन उस समय खाद्यान्न, जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन था, वो इतना कम था कि जितनी डिमांड थी उसकी सप्लाई बिल्कुल नहीं थी उसके अनुसार, और अनाज जो था उसको सरकार उसकी आपूर्ति नहीं कर पा रही थी। जो अवेलेबिलिटी थी खाद्यान्न की, जो फूड ग्रेन्स की, वो केवल 417 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति थी। सोचिए कितनी, 400 ग्राम एक व्यक्ति के लिए केवल 400 ग्राम फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी उस समय जो मापी गई थी वो थी। तो इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आई थी। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका पीरियड, जैसा पहले भी डिस्कस किया था, कि फर्स्ट फेज जो आई थी वो 1967 से लेकर के 81 तक थी, और जो दूसरा फेज था वो 1990 से, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुआ था, उसके बाद से आया था। और हम सब जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन है, वो उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहे। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे ग्लोबल उतार चढ़ाव भी आते रहे, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर उन सब से उबरा। और जब हम कहते हैं, तो अगर पूरा हम इतिहास पढ़ते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का या एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सफलता की एक स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है। जो डिफरेंट फेजेस हैं, उन फेजेस में कहा जाता है कि आज के समय में भारत जो है, जो एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो कृषि रूपांतरण हुआ है, उसके जो पहले आपको मैंने दिखाया था उसके 8वें फेज में है। उसमें मैंने 8 फेजेस आपको दिखाई थी, जिसके 8वें फेज में इस समय भारत चल रहा है। और आपको पहले भी बताया था कि एक जैसा नहीं है, बहुत लोग अलग अलग तरह से इन फेजेस को डिवाइड करते हैं, अलग अलग पीरियड्स इसको डिवाइड करते हैं, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को एक जो नया जीवन दिया था वो ग्रीन रेवोल्यूशन ने दिया था। और उस समय जो स्थितियां थी उसमें बहुत जरूरी था कि एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति सुधारने के लिए प्रयास किए जाए। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें भी बहुत सारे, जैसा आपको बताया कि बहुत सारे उपाय किए गए। ग्रीन रेवोल्यूशन को 19 से जो कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर अब मैंने मेंशन किए हैं आप लोगों के लिए। इन स्पेशल पॉइंट्स में जो शुरुआत थी, आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि 1966-67 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इससे पहले जो खाद्य संकट था, वो जो फेमाइन था बंगाल का, वो तो था ही,
उसके अलावा 2 युद्ध भी भारत ने झेले थे, आप लोगों को ये भी पता होगा। जो पाकिस्तान था उससे चीन से 2 बार युद्ध हुआ था, 1962 और 1965 में, पाकिस्तान से भी 1965 में, जो लगातार 2 युद्ध हुए थे, उससे भी जो पूरा फोकस था वो एग्रीकल्चर सेक्टर से हटा था। भारत जो है वो विदेशों से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहा था, जो खाद्यान्न था उसको बहुत फूड जो था, जो अन्न था उसका बहुत ज़्यादा उसे इम्पोर्ट करना पड़ रहा था PL 480 के तहत में, आप सब जानते हैं इसको। और अमेरिका पर पूरी तरह से डिपेंडेंट था, बहुत खराब जो सबसे सड़ा गला वहाँ का जो खाद्यान्न होता था वो अमेरिका भारत को एक्सपोर्ट कर देता था। तो 2 देशों से जंग हुई, 2 देशों से लड़ाइयाँ हुई, तमाम सारे सूखे पड़े, जो अकाल था वो तो था ही, इन प्लेग की महामारी भी उसी समय आई थी। तो बहुत सारी समस्याएं थी उस समय देश के पास, देश के सामने, लेकिन देश इन सबसे जूझते हुए, जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस समय ये तय किया कि ये जो डिपेंडेंसी है उसको खत्म करना है। और इस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए उन्होंने 1960 के दशक से ही तमाम प्रयास जो शुरू कर दिए गए थे। जैसा आप देख रहे हैं कि जो मेन फोकस था वो पहले फेज में 1960 में व्हीट पर था, गेहूं पर था, लेकिन दूसरे फेज में इसे चावल पर शिफ्ट कर दिया गया था। तो जो ये इसमें तमाम सारे प्रयास किए गए, जो भारत के नीति निर्माता थे, इनके सामने 2 विकल्प थे। जो इतनी सारी बैकग्राउंड जो डेवलप हो गया था फेमाइन का, युद्ध का और खाद्यान्न संकट का, बाहर से इंपोर्ट करने का, तो इनके पास 2 ही विकल्प थे कि या तो छोटे किसान जो हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाए लैंड, जो ऑलरेडी वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे लेकिन बहुत हद तक वो हो नहीं पाया था, या फिर जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की जा रही है उसमें टेक्नोलॉजी या जो ये नया दौर है उसको शुरू किया जाए, जो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म है उसको शुरू किया जाए। तो हम सब जानते हैं कि जो नीति नियंता थे, नीति निर्माता थे, उन्होंने दूसरे ऑप्शन को चुना, जो नई स्ट्रेटेजी उन्होंने ऑप्ट की। और नई स्ट्रेटेजी ऑप्ट करने के बाद से ही जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया भारत में, जिसमें इसको किसी और प्लग में लगा दो। नहीं, ये बंद हो जा रहा है, इसमें चार्जिंग जो है प्रॉब्लम कर रही है। नहीं आ गया, नहीं अभी आया नहीं है। नहीं, इसका लैपटॉप का चार्जर, नहीं लैपटॉप का चार्ज नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है। तो ये सारी व्यवस्थाएं थी उस समय। और जो दूसरा ऑप्शन था उसे सरकार ने ऑप्ट किया और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म की शुरुआत की उस समय, जिससे भारत में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको डेवलप किया जा सके, जिसके लिए बीज, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, सभी इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम शुरू किए गए, जिसको IADP कहा जाता था। और इसके साथ साथ किसानों को, जैसा आपको बताया कि किसानों को ये आश्वासन भी दिया गया कि उनके पास जितना सरप्लस होगा उसे सरकार खरीद लेगी। और जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसका, वो ये था
कि इस पूरे रिवॉल्यूशन का जो सेंटर पॉइंट था वो पंजाब था। जो आरंभ किया गया था वो पंजाब से किया गया था, उसका एक कारण भी था। उसका कारण ये था कि सबसे ज्यादा, क्योंकि जब ये बीज आया था हाई यील्ड वैरायटी का, तो उसके साथ जो एक उसके माइनस पॉइंट था वो ये था कि ये इरिगेटेड एरिया पे ही अप्लाई किया जा सकता था, जहां पर सिंचाई के साधन ज्यादा डेवलप हो। तो इसीलिए चूंकि ये देखा गया कि उस समय जो नहर परियोजनाएं थी वो पंजाब में काफी डेवलप हो चुकी थी, तो जो इसका प्रयोग किया गया सबसे पहले वो पंजाब में गेहूं पर किया गया था। तो इसका इस रिवोल्यूशन का जो सेंटर था वो पंजाब में था, क्योंकि वहां पर इरिगेटेड एरिया बहुत ज्यादा था। तो ये सारी जिक्र मैं आप लोगों के साथ पहले से कर चुकी हूँ कि जो हाई यील्ड वैरायटी जो हाई यील्ड वैरायटी बीज थे, ये नॉर्मन बोरलॉग ने इसको डेवलप किया था। भारत में आप सब जानते हैं कि एमएस स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है, और उस समय जो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर थे बाबू जगजीवन राम, उन्होंने इसको प्रमोट करने में बहुत भूमिका निभाई। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी को अगर हम याद करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए, तो निश्चित रूप से इसके लिए हमें फिर याद करना चाहिए बाबू जगजीवन राम को भी, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर थे और इन्होंने इसको प्रमोट करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। एमएस स्वामीनाथन जी को इसलिए भी बहुत क्रेडिट दिया जाता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक जेनेटिक साइंटिस्ट थे, और अभी जैसा आपसे जिक्र किया कि जो मैक्सिको से बीज आए थे उसको इन्होंने पंजाब के जो डोमेस्टिक टाइप के सीड थे उसके साथ उसका मिक्सचर किया और एक नए तरह के इन्होंने बीजों की इजाद की थी, जो जिसकी हाई यील्ड वैरायटी तो अपनी जगह थी, ये ऐसे लेकिन उसकी वजह से जो भारत की जो सॉइल थी उसमें वो बहुत ज्यादा यूजफुल रहे। इसीलिए इन्हें जो ये स्वामीनाथन थे, एमएस स्वामीनाथन, इनको अपने इस काम के लिए भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से इन्हें पुरस्कार भी दिया गया था। जो ये हरित क्रांति का मैच्योरिटी पीरियड है, ये मैच्योरिटी पीरियड 1980-83 से लेके 93 तक का माना जाता है। यानी शुरुआती जो दौर था वो 80s का था। जैसे डिफरेंट जो पीरियड्स आपके साथ मैंने डिस्कस किए थे, उन पीरियड में शुरुआत जो थी वो 80 तक की, जिसको पहला फेज कहा जाता था। फर्स्ट फेज था, और पहली हरित क्रांति की दूसरी अवस्था जो मैच्योरिटी पीरियड था वो 1980-83 से लेके 93 तक का था। और ये कहा जाता है कि 93 के बाद से हरित क्रांति की दूसरी फेज शुरू हुई थी, जिसको हम सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इसके बाद ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद हम ये इसमें जितने पॉइंट्स हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कंपोनेंट्स जो थे ग्रीन रेवोल्यूशन के वो बहुत सारे थे, सारे कंपोनेंट्स आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन एक सरसरी निगाह इस पर मार लेते हैं। जो ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे पहला मेजर कंपोनेंट था वो HYB सीड्स था, जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जिसको कहते हैं, उन्नत किस्म के बीज जिनकी उत्पादकता बहुत ज्यादा थी, और दूसरी खास बात इनकी ये थी कि ये बहुत जल्दी फसल जो है वो मैच्योर हो जाती थी, तो इसीलिए बहुफसली जो कार्यक्रम थे वो सफल हो पाए। दूसरा जो था वो इरिगेशन था, सिंचाई व्यवस्था बहुत तेजी से डेवलप हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन का एक मेन कंपोनेंट था। जो उर्वरक थे वो उर्वरक केमिकल फर्टिलाइजर्स जो थे वो बहुत तेजी से उनके उपयोग में वृद्धि हुई। जो पेस्टिसाइड्स और जर्मीसाइड्स थे उनके उपयोग बहुत तेजी से बढ़े। मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, विपणन व्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ी। जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग थी उसमें मंडियों की व्यवस्था की गई, क्योंकि सरकार को ने जब आश्वासन दिया था तो नई नई मंडियों की स्थापना की गई, और सरकारों ने ये सुनिश्चित किया कि जो सरप्लस है वो सरप्लस पहुंच सके किसान तक। और क्रेडिट और स्टोरेज व्यवस्था, इन दोनों व्यवस्थाओं को भी, यानी जो साख था वो जो उसके लिए तमाम सारे प्रोग्राम्स शुरू किए गए, बैंकिंग सिस्टम डेवलप किया गया,
गोदामों की स्थापना की गई, भंडारण व्यवस्था जो स्टोरेज फैसिलिटी थी उसको बढ़ाने की भी व्यवस्था की गई। तो ये मेन कंपोनेंट थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, जिनको हम ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद एक एक करके हम देखते हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, हालांकि इसमें भी मेजर पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम एक एक करके देखते हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसका क्या प्रभाव पड़ा इकोनॉमी पर। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इकोनॉमिक इफेक्ट था वो क्या था। तो इकोनॉमिक इफेक्ट में कृषि उत्पादन बढ़ा, जैसा पहले ही आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते जो खाद्यान्न उत्पादन था उसमें बहुत तेजी से वृद्धि हुई, और जो खाद्यान्न को आयात किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था, वो खत्म हो गया। खाद्यान्न के उत्पादन में देश आत्मनिर्भर बन गया, गेहूं के क्षेत्र में, चावल के क्षेत्र में तो खास तौर से। और जो 1966 से पहले दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट करने वाला, अमेरिका से सबसे बड़ा इंपोर्ट करने वाला देश था, वो 80 के दशक के आते आते, जो 80s और 90s का जो डिकेड था, उसके आते आते जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई, बाढ़ भी आई, सूखा भी पड़ा, मानसून की कमी भी आई, लेकिन फिर भी देश को किसी प्रकार का कोई खाद्यान्न जो है वो आयात नहीं करना पड़ा। तो इससे ये लगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट जो था वो बहुत अच्छा था, और इतना स्टोरेज था देश के पास कि उसे 80s 90s में तमाम प्रॉब्लम्स के बाद भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ा। ये ग्रीन रेवोल्यूशन की बहुत बड़ी सक्सेस थी। और केवल खाद्यान्न के प्रोडक्शन में ही इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, बल्कि जो इंटेंसिटी थी उसमें भी बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, और भारत अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो सका। इसके बाद जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट था, इकोनॉमिक प्रभाव पड़ा था, वो था प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट, यानी पर हेक्टेयर जो गेहूं और चावल की फसलें थी उनके उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। पहले शुरू में तो गेहूं पर ही इसे अप्लाई किया गया था, चावल पर ही किया गया था, बाद में फिर अन्य फसलों पर भी इसे यूज किया जाने लगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था, जो प्रभाव था, वो ये था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया गया सरकार के द्वारा। सब्सिडी सेवाएं इसी समय शुरू की गई थी सरकार के द्वारा, और इस जो सरकार का जो ये कदम था, इस कदम के परिणाम स्वरूप किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलना आरंभ हो पाया। जो प्रॉपर उन्हें प्राइस मिलना चाहिए था वो मिलना संभव हुआ, और जो बिचौलिए थे उन बिचौलियों से उन्हें छुटकारा मिलना संभव हो पाया। तो किसानों को दिए जाने वाले इस प्रोत्साहन मूल्य से वो नई टेक्निकल जो स्ट्रेटेजी थी उसको वो अपनाने में सक्षम हो पाए। इसके बाद जो चौथा था वो था रोजगार में वृद्धि। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर खेती बढ़ी, खेती में नवीनीकरण हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी और मशीनों का यूज होने लगा, जिसकी वजह से रोजगार के अवसर बढ़े। जो गैर कृषि क्षेत्र था उसका भी विकास होना आरंभ हो गया था। इसके साथ साथ चूंकि ग्रीन रेवोल्यूशन बढ़ा था, इसलिए जो नॉन फार्म सेक्टर था उसमें भी डेवलपमेंट शुरू हुआ, जैसे मिलिंग शुरू हुई, मार्केटिंग शुरू हुई, वेयर हाउसिंग शुरू हुई, इसमें भी रोजगार के अवसर बढ़ने आरंभ हो गए। जो मशीनीकरण था उसमें, उसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो भी बढ़नी शुरू हुई। और चूंकि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में एग्रीकल्चर सेक्टर काफी डेवलप हुआ, इसीलिए तमाम राज्यों से जो लोग थे, जो मजदूर थे, उनका ट्रांसफर होना शुरू हुआ। उड़ीसा से और बिहार से खास तौर से लाखों मजदूरों को पंजाब में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में रोजगार मिलना आरंभ हुआ, तो वहां से उनका माइग्रेशन भी आरंभ हो गया। इसके अलावा जो अगला प्रभाव पड़ा आर्थिक प्रभाव, वो पड़ा अनाज की कीमत में स्थिरता। जो फूड ग्रेन की प्राइस थी उसमें स्टेबिलिटी आई, क्योंकि पहले बहुत फ्लक्चुएशन था, क्योंकि मांग और पूर्ति में बहुत अंतर था। जब पूर्ति कम हो जाती थी तो अनाज की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ जाती थी। तो डिमांड सप्लाई गैप चूंकि कम हुआ, इस वजह से जो बहुत ज्यादा तेजी से वृद्धि हुई, जो सरप्लस हुआ, उसकी वजह से जो फूड ग्रेन था उसके प्राइस में स्टेबिलिटी आई। इसके साथ जो अगला इम्पैक्ट था वो था कि उद्योगों के साथ जो इसका लिंक था
वो एग्रीकल्चर सेक्टर का वो बेटर हो पाया और उद्योग के साथ कृषि क्षेत्र के एक नया संबंध स्थापित हुआ, क्योंकि जो कृषि क्षेत्र था वो उद्योगों में कच्चे माल की सप्लाई का काम करता था और इनपुट के रूप में जो उद्योग थे उनके इनपुट के रूप में जो एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज थे उनका यूज होना आरंभ हुआ, जिससे जो उद्योग थे उनकी भी वृद्धि आरंभ हो गई। उनमें एक जो लिंक था वो बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से वो डेवलप होना शुरू हो गया। इसके बाद जो अगला पॉइंट था वो ये था कि मशीनों का प्रयोग आरंभ हो गया था। जो ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, ट्यूबवेल है, इन सब का प्रयोग आरंभ हो गया था। तो इन जो हाइब्रिड बीज हैं, जो कीटनाशक हैं, खरपतवार जो नाशी जो पेस्टिसाइड्स थे, उनकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी। तो इनसे रिलेटेड जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज थी वो भी डेवलप हुई। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलप में खास तौर से जैसा अभी जिक्र किया था, इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप हुई। ट्रांसपोर्ट के लिए रोड बहुत तेजी से बढ़ी। गाँव में बहुत तेजी से इनको बढ़ाया गया। विद्युतीकरण हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, स्टोरेज सेंटर डेवलप हुए, भंडारण केंद्रों की स्थापना हुई, अनाज मंडियों की स्थापना हुई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में। ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है एंड इसमें मिस हो गया है स्पेलिंग टाइपिंग करते समय, आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके अलावा जो वित्तीय सहायता है किसानों को देने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए फार्मर्स को, तमाम तरह का बैंकिंग सिस्टम डेवलप किया गया। सहकारी बैंकों की स्थापना हुई। कोऑपरेटिव कमेटीज बहुत ज़्यादा डेवलप की गई, जिसके माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता दी जाने लगी। तो ये सारे जो थे ये आर्थिक प्रभाव थे। इसके अलावा जो एक और बहुत इम्पोर्टेंट प्रभाव था आर्थिक प्रभाव में, वो था जो कृषि निर्यात था वो बहुत तेजी से बढ़ा। चूंकि आत्मनिर्भरता बढ़ी और सरप्लस जनरेट हुआ भारत में, तो बहुत सारी फसलें ऐसी थी जिनमें बहुत ज़्यादा सरप्लस था। तो भारत इंपोर्ट करने के बजाय एक ऐसा देश बना जो एक्सपोर्टर बना एग्रीकल्चरल गुड्स का। तो क्योंकि कैश क्रॉप भी काफ़ी हद तक डेवलप हुई। इसके बाद जल्दी से हम देख लेते हैं कि इसके सामाजिक प्रभाव क्या हुए। अच्छे हुए या बुरे हुए, लेकिन प्रभाव पड़ा इन सारे क्षेत्रों पर। तो जो सबसे पहला जो ग्रामीण क्षेत्र था, हरित क्रांति की वजह से ग्रामीण समाज में बहुत व्यापक परिवर्तन हुआ। और जो सबसे पहला परिवर्तन हुआ था वो था कि जो रूरल सोसाइटी थी वो पूरी की पूरी मार्केट ओरिएंटेड हो गई, डायनेमिक भी हुई और मार्केट ओरिएंटेड भी हो गई। तो जिसके क्योंकि पहले जो एग्रीकल्चर था वो केवल जीविका का एक साधन था, लेकिन उसमें चेंज आया और जो ग्रामीण समाज था वो अपने सरप्लस को मंडियों तक ले जाने में सफल हुआ। यानी जो उसका जो बुआई पैटर्न था, जो क्रॉपिंग पैटर्न था, वो केवल अपनी जीविका के लिए ना होकर के बाजार के लिए होना आरंभ हो गया था। तो ये कहा गया कि एक ऐसा प्रभाव पड़ा कि जो पूरी की पूरी सोसाइटी थी वो मार्केट ओरिएंटेड हो गई, बाजार उन्मुख हो गई और उसमें एक डायनेमिज्म आया, एक गतिशीलता आ गई। इसके बाद जो दूसरा इम्पैक्ट पड़ा वो ये था कि जब किसानों को जब मार्केट ओरिएंटेड हो गए, उनकी आय बढ़ गई, तो आय बढ़ने से उनका जो सोशल डेवलपमेंट है और जो एजुकेशनल डेवलपमेंट है उस पर भी उन्होंने ध्यान देना शुरू किया। जो शैक्षिक विकास है वो भी हुआ, सामाजिक विकास भी हुआ, क्योंकि बहुत सारी जो प्रथाएं थी वो एजुकेशनल डेवलपमेंट के साथ साथ उसमें कमी आनी शुरू हुई। और जब आय बढ़ी तो बहुत सारी बुरी प्रथाएं भी जो है वो समाज से, गांव के समाज से वो दूर होनी आरंभ हो गई थी। एक और प्रभाव पड़ा, इसे डिबेट भी दिया जाता है कि इसमें ये अच्छा प्रभाव था या बुरा प्रभाव था, लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे सिंगल फैमिली अरेंजमेंट जो है वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से सिंगल फैमिली सिस्टम जो है वो प्रचलन में ज़्यादा आ गया ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके बाद जो एक और प्रभाव पड़ा वो ये था कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप जब जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ी, तो जो बहुत पुराने समय से जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस चली आ रही थी, इसमें एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे जजमानी प्रथा थी,
बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रथा थी। तो ये सारी प्रथाएं समय के साथ साथ धीरे धीरे खत्म होने लगी। ऐसी बहुत सारी प्रथाएं थी जो पुराने समय से प्रचलन में थी, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी आय बढ़ने के साथ साथ, जैसे गांव में किसानों की जैसे जैसे आय बढ़ने लगी। इसके बाद एक बात ये भी कही जाती है, और ये गलत भी नहीं कही जाती है, कि छोटे और सीमांत किसान जो थे, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर थे, उनके कंपैरिजन में जो लार्ज फार्मर थे वो ज़्यादा बेनिफिशियरी रहे और उनको इसका हरित क्रांति का ज़्यादा लाभ मिला। तो जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, जो बेनिफिशियल प्रभाव पड़ा, वो बड़े किसानों पर पड़ा, क्योंकि जो नई तकनीकें थी उनमें लागतें ज़्यादा थी, उनकी कॉस्ट ज़्यादा थी, और छोटे किसानों को उसे बियर करना इतना आसान नहीं था, उनके लिए पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था। इसीलिए जो बड़े किसान थे उन्होंने इसका लाभ उठाया, और नतीजा क्या हुआ कि जो धनी किसान थे वो और धनी हो गए, जो निर्धन किसान थे वो और निर्धन हो गए, और दोनों के बीच में जो असमानता थी, जो इनइक्वालिटी थी, वो लगातार बढ़ती गई, और इसकी वजह से बाद में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा हुए, बहुत सारे संघर्ष भी पैदा हुए। इसके साथ ही साथ कहा जाता है कि जब अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ, इकोनॉमी में चेंजेस आए, आय में परिवर्तन हुआ, प्रोडक्शन में परिवर्तन हुआ, साथ साथ समाज और संस्कृति में भी बदलाव आया। क्योंकि कहा जाता है कि जब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ता है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है आय के साथ साथ, तो जो संस्कृति है, समाज है, उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। लेकिन दुखद बात ये थी, जब भी हरित क्रांति के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को गिना जाएगा तो उसमें ये भी कहा जाएगा कि जो सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव आए वो पॉजिटिव ना होकर के नेगेटिव ज़्यादा थे, क्योंकि नैतिक समस्याएं, जो मॉरल प्रॉब्लम्स थी, वो भी बहुत हद तक शुरू हुई। उत्तर भारत के बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहाँ पर पंजाब, हरियाणा और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा जाता था कि उस समय नशा और शराब आदि के सेवन की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ी आय के बढ़ने के साथ साथ। जो महिलाएं थी उनके जीवन पर भी इसका बहुत व्यापक असर पड़ा, ऐसा कहा जाता है। हालांकि बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं हैं, और ये कहा गया कि हरित क्रांति के बाद से जो महिलाएं थीं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत पार्टिसिपेट करती थी, उनका पार्टिसिपेशन कम हो गया, ऐसा डेटा कहता है। तो आगे देखते हैं इसके अलावा राजनीतिक प्रभाव क्या थे। तो हरित क्रांति के कुछ राजनीतिक प्रभाव भी पड़े थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी थे हरित क्रांति के। तो जल्दी से देख लेते हैं कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या क्या थे। वो उसमें सबसे पहला था कि किसानों का एक नया वर्ग बन करके अर्थव्यवस्था में, राजनीति में खास तौर से उतरा। जो ये जमींदार थे, जो लैंड रिफॉर्म के थ्रू खुद काश्त के थ्रू एक बड़े किसान के वर्ग के रूप में डेवलप हो गए थे, वो राजनीति में आए। उन्होंने स्थानीय स्तर पर राजनीति में भाग लेना आरंभ किया, और पहले जो समाज के जो राजनीति जो समाज के उच्च वर्ग के द्वारा गवर्न की जाती थी, वो हरियाणा, पंजाब में अभी भी हम देखते हैं कि किसानों का जो वर्ग है, जो बड़े किसानों का वर्ग है, वो अभी भी राजनीति में हावी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में खास तौर से जो बड़े बड़े किसान हैं वो राजनीति में हावी हैं। और मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो ये 3 बिलों को अपोज करने वाले जो वर्ग है, उसमें भी बड़े किसान बहुत अधिक मात्रा में हैं जो राजनीति कर रहे हैं। तो वो उनका अपना मुद्दा है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये एक नया वर्ग आया जो राजनीति में उतरा, और इसका इम्पैक्ट भी पड़ा, राजनीतिक प्रभाव भी पड़ा ग्रीन रिवॉल्यूशन का। जो हरित क्रांति की बाद जब जमींदारी उन्मूलन हुआ, भूमि सुधार हुआ, यानी जो लैंड रिफॉर्म किया गया, जो एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम था, उस सबके चलते एक जो निश्चित रूप से उसका एक फायदा ये भी हुआ था कि समता मूलक समाज की स्थापना हुई थी, कि इक्विटेबल सोसाइटी जो है उसको स्थापित, पूरी तरह से सक्सेस भले ना हुआ, लेकिन स्थापित करने की कोशिश तो की ही गई थी, और जिसकी वजह से सामाजिक और आर्थिक सुधार भी हुए थे, जिसकी वजह से शिक्षा और राजनीतिक चेतना डेवलप हुई थी। यानी जो किसान था वो अपना अच्छा और बुरा समझने लग गया था कि सरकार की कौन सी पॉलिसी उसके लिए अच्छी है, कौन सी पॉलिसी उसके लिए अच्छी नहीं है,
और इसी वजह से उसका विरोध करना या उसका समर्थन करना, वोट बैंक के रूप में उसको समर्थन करना, ये सब आरंभ हो गया था। जिसकी वजह से एक ये जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके बाद किसानों और उनसे संबंधित मुद्दों को महत्व दिया जाने लगा था, जिसकी वजह से एक ग्रुप की तरह ये पूरा किसानों का एक ग्रुप डेवलप हो गया था। जब आय उनको बढ़ी और एक संपन्न वर्ग किसानों में डेवलप हो गया था, तो किसान और उनसे संबंधित जो मुद्दे थे वो राष्ट्रीय स्तर पर भी डिस्कस किए जाने लगे थे, क्योंकि ये किसान एक वोट बैंक की तरह यूज किए जाने लगे। और आज भी वही हो रहा है, जैसा हम देख रहे हैं। अभी तक धरना चल रहा है, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले दल ज्यादा हैं जो विपक्ष में हैं, सपोर्ट करने वाले दल वो हैं जो पक्ष में हैं, जो जिन्होंने उसको लागू किया है। सरकार में कितनी उथल पुथल हुई है, किसान और उनके मुद्दे जब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचते हैं, उसका बहुत अच्छा उदाहरण है इस समय दिल्ली में चलता हुआ धरना। तो खैर आगे हम देखते हैं कि हरित क्रांति में होने वाली समस्याएं क्या थी। बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जल्दी जल्दी से इनको देख लेते हैं कि सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी व्यक्तिगत असमानताओं को, जो पर्सनल जो असमानताएं थी, पर्सनल इनइक्वालिटी थी, उसमें भी बहुत ज्यादा असमानता उत्पन्न हो गई थी संपत्ति और आय के वितरण में, जिसकी वजह से जो बड़े और छोटे किसान के बीच में खाई थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। क्योंकि हरित क्रांति का जो फायदा था वो बड़े किसान ही ले गए थे, ऐसा हमेशा कहा जाता है। इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई और जो बड़े किसान थे उनके पास बहुत ज्यादा धन लगातार आने लगा। उसके बाद दूसरी बात ये थी कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप जो खेतों में लगने वाली लागतें थी वो बहुत बढ़ गई थी। जो उत्पादन का मूल्य था वो उतना नहीं उनको मिल पा रहा था जितनी कॉस्ट बढ़ गई थी। और उसकी वजह से जो मजदूर थे, जो मालिक थे, वो जो भूमि ही जो ओनरशिप थी, वो जो साहूकार महाजन जिनके चंगुल में किसान फंसे हुए थे, वो जमीनों से बेदखल होने लगे और भूमिहीन मजदूरों की संख्या में काफी तेजी से वृद्धि हुई, जिससे गरीबों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं बचा था। और स्थिति कहा जाता है कि और खराब होने लग गई थी, खास तौर से जब मशीनीकरण तेजी से बढ़ा तो जो मजदूर थे उनके लिए जीविका का साधन समाप्त होने लगा और गरीब होते चले गए। इसके बाद जो दूसरी बात कही जाती है वो ये है कि डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्षेत्रीय असमानताएं काफी तेजी से बढ़ी। कृषि क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य थे, और साउथ में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दो ऐसे राज्य थे जिनमें बहुत तेजी से कृषि क्षेत्र का विकास हुआ। लेकिन बाकी प्रदेशों में एग्रीकल्चर सेक्टर इतना डेवलप नहीं हो पाया। तो हरित क्रांति चूंकि इसी एक क्षेत्र पर फोकस थी, इसीलिए इस क्षेत्र का विकास ज्यादा हो पाया और बाकी क्षेत्रों का विकास इतने अच्छे से नहीं हो पाया और बाकी राज्य जो थे वो पिछड़ते चले गए। अगली बात जो इसमें कही जाती है वो ये कही जाती है कि पर्यावरण को बहुत नुकसान हुआ। पर्यावरण जो इन्वायरमेंटल डैमेज किया हरित क्रांति ने, वो एक बहुत बड़ी समस्या है जो आज तक चल रही है। उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग अंधाधुंध किया गया, बहुत अधिक मात्रा में किया गया, बिना किसी रेशियो के किया गया, जिसकी वजह से भूमि प्रदूषण भी हुआ, जल प्रदूषण भी हुआ। जल प्रदूषण का जो प्रभाव पड़ा वो जलीय जीवों पर पड़ा, जंगली जानवरों पर पड़ा। भूमि प्रदूषण से भूमि खराब हुई, उसका पोषक तत्व जो उसके थे, न्यूट्रिएंट्स थे, वो खत्म होने लगे। बड़े पैमाने पर जो सिंचाई की तकनीकें थी उनका प्रयोग करने से मिट्टी का क्षरण आरंभ हो गया था। भूमिगत जो जल था, जो लेवल ऑफ वाटर था, वो ग्राउंड वाटर था, वो धीरे धीरे घटने लग गया। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आरंभ हो गई थी। जो डाइवर्सिफिकेशन था एग्रीकल्चरल सिस्टम का, डाइवर्सिटी थी, जैव विविधता जिसको कहते हैं, एनिमल डाइवर्सिटी, वो खत्म होनी आरंभ हो गई, क्योंकि किसानों को जो ट्रेनिंग थी वो प्रॉपर नहीं दी गई थी। इसकी वजह से ये सारी समस्याएं आरंभ हुई। दूसरी बात जो इसको आलोचना की जाती तो कहा जाता है कि ये केवल कुछ फसलों तक सीमित रह गया था, जैसा अभी आपके सामने डिस्कस किया था कि ये गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्के तक सीमित रह गया था, और दलहन और तिलहन
और जो नॉन फूड क्रॉप्स थी उन पर इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। एक जो और आलोचना इसकी की जाती है वो ये की जाती है कि पंजाब में चूंकि सबसे पहले इस पर फोकस किया गया था, तो पंजाब में एक तेज विकास का दौर आया। और अभी अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं, यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर दिख रहा है कि जो लाल ये खंबे बने हुए हैं, जो लाल ये खंबे बने हुए हैं, ये खंबे यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि पंजाब में जो 71 से 80 के दशक में जो प्रोडक्शन था, वहां से लेके 1990 तक, यानी जो मैच्योरिटी पीरियड था, लाल खंबे को देखिएगा कि केवल पंजाब को डिनोट कर रहा है। और इसके साथ हरियाणा को भी क्रिटिसाइज किया जाने लगा है। जो यहाँ पर ये डार्क ग्रे कलर है, ये हरियाणा को डिनोट कर रहा है। तो अगर हम ये देखें तो पंजाब और हरियाणा दोनों में बहुत तेजी से ग्रोथ रेट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर की, वो बहुत तेज थी। दोनों खंबे देखिए अब कहाँ से कहाँ पहुंच गए, 90 तक। लेकिन जो सेकेंड फेज जब आई तो वहां से ये देखा गया कि यहाँ से ये गिरावट जो आरंभ हुई है वो आज तक, यानी 2020 तक, अगर हम ये डार्कर साइड देखें तो अगर ये देखें तो ये हरियाणा को डिनोट कर रहा है, ये भी घटा पहले से। और अगर हम ये रेड वाला हिस्सा देखें तो ये जो खंबे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो ग्रोथ थी पंजाब की 3% से बढ़ करके लगभग 5% ग्रोथ रेट थी पंजाब में, और हरियाणा में वो घट करके आप देखिए 3% से थोड़ी ज्यादा 1991 से 2000 के दशक में थी, और घट के 2% से नीचे चली गई 2001 से लेकर 2010 तक के दशक में। और अगर हम नया दशक देखें तो हम ये देखेंगे कि ये 1% से नीचे भी चली गई है। जो ये लेवल है 1% का, अगर आप ये देखिए तो ये 1% से नीचे चली गई है। तो बहुत ज्यादा आलोचना की जाती है। जो पंजाब के कृषि वैज्ञानिक हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो बहुत आलोचना करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की, और कहते हैं कि जो बहुत तेजी से विकास हुआ था वो अब एक जो उच्चावचन होता है उसमें अब एक जो पंजाब और हरियाणा है उसमें एक ऐसा जो ठहराव आ गया है डेवलपमेंट में, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी संकट भी शुरू हो रहा है, क्योंकि लगातार ये दरें घटती जा रही हैं और कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। जो भूजल है वो लगातार घटता जा रहा है, जो लैंड सॉइल है उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म होते जा रहे हैं, जो पर्यावरण है उसमें एक संकट आता जा रहा है। तो हरित क्रांति की वजह से भारत, हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था भी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जाके खड़ा हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि वो आत्मनिर्भर बन गया। हरित क्रांति ने देश को आत्मनिर्भर बनाया, खाद्यान्न संकट से बाहर निकाला, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारे समस्याएं आई, लेकिन उसके बाद भी तो जल्दी से चुनौतियों पर नजर मार लेते हैं कि ये इतना सब होने के बाद भी जो सेल्फ सफिशिएंसी है वो दलहन तिलहन में नहीं है। आज भी कृषि की मानसून पर बहुत अधिक निर्भर है। अंतर खाद्यान्न असंतुलन है, यानी गेहूं और चावल में तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ी, लेकिन दलहन और तिलहन में अभी भी बहुत कम है। इंट्रा रीजनल जो इम्बैलेंसेस हैं वो भी चुनौतियों का काम कर रहे हैं। जो क्रिटिसाइज किया जाता है वो ये कहा जाता है कि जो परंपरागत मूल्य है वो खत्म होते गए इसकी वजह से, और डाइवर्सिफिकेशन खत्म हो गया, ग्राउंड वाटर जो है बहुत नीचे चला गया, क्रेडिट और फाइनेंस अभी भी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, नहीं तो प्रधानमंत्री जनधन योजना लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती सरकार को। और इतने सालों के विकास के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन के बहुत सारे फेजेस आने के बाद भी जो साख और वित्त है गांव में अभी भी साहूकार और महाजनों पर निर्भर करता है, और जनधन योजना की असफलता और सफलता जो भी हम कह लें वो अभी भी यही दर्शाती है कि बहुत अधिक वो डेवलप नहीं हो पाया है। और इसके साथ ही इसका रीजन जो है वो कहा जाता है कि ये एक चुनौती है कि जो रिसर्च और डेवलपमेंट हुआ इस क्षेत्र में वो किसानों तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से उनकी पूरी ट्रेनिंग नहीं हो पाई। तो ये एग्रीकल्चरल पॉलिसी हम कल डिस्कस करेंगे। आज यहीं पर चूंकि समय हो गया है तो आज यहीं पर अपना लेक्चर मैं समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत बच्चों। पीडीएफ मेरे पास नहीं है, मेरे पास किसी प्रकार की पीडीएफ नहीं है। ये जो पावर पॉइंट है ये मैं डिफरेंट जो किताबें हैं
जो डिफरेंट नोट्स अवेलेबल हैं, आपके रमेश सिंह हो चाहे वो जिससे भी आप पढ़ते हो। मैंने बहुत सारे कमेंट सुने थे कि इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए रमेश सिंह पढ़िए, लेकिन रमेश सिंह में भी मैंने ये देखा कि उसमें भी पूरा नहीं है, सब कुछ पूरा नहीं है। अगर आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो सारी चीज़ें उसमें भी अवेलेबल नहीं है। संजीव वर्मा भी मैंने पढ़ी, उसमें भी मैंने देखा कि सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। एनसीईआरटी में भी सारी चीज़ें पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कोशिश यही की कि तमाम सारे नोट्स जो मेरे पास दत्ता एंड सुंदरम है, मिश्रा एंड पुरी है, सबको मिला करके ये पॉइंट्स जो मैंने कलेक्ट किए हैं, उन पॉइंट्स को मैंने पीपीटी जरूर बनाई है, लेकिन इनकी पीडीएफ जैसी कोई चीज़ मेरे पास नहीं है। पीपीटी में शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ में। तो सावधान रहिए, प्रसन्न रहिए, तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और जो भी अब अगर और किसी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो तो कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ ही मैं अपना लेक्चर समाप्त करती हूँ यहाँ पर।